सो कोनिचिवा एवरीबॉडी। लास्ट पार्ट में हमने इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया था। ये जो अदर हाफ साइड है वो मैंने आप पर छोड़ दिया था कि आप कैलकुलेट कर लें। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। सो जब आपने कैलकुलेट कर लिया होगा तो इन पैरामीटर्स को वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा सा मैट्रिक्स बन रहा होगा। लास्ट टू लास्ट वीडियो को अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको पता होगा ये है हमारे पास एलिमेंटल स्टिफनेस इक्वेशन जो हमने जनरेट किया था। सो एलिमेंटल स्टिफनेस इक्वेशन आ चुका था। लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था, हमने एक बीम प्रॉब्लम को कंसिडर किया था। हमने उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिस्क्रिटाइज कर दिया था। हमने उसके बाद उस प्रॉब्लम के फिजिक्स को यूज़ किया था जो कि उसका डिफ्लेक्शन था, एंगुलर एंड लीनियर डिफ्लेक्शन। उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने उसके वेरिएबल्स पैरामीटर जो थे हमारे पास K11, K12, K13 लाइक दीज वेरिएबल पैरामीटर्स, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद इसके एलिमेंटल इक्वेशन को हमने अभी तक जनरेट कर लिया है। इसके बाद अब हमारा जो मेजर पोर्शन होगा, अब तक हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है जो कि है हमारा प्री प्रोसेसिंग और ऑब्टेनिंग एलिमेंटल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स बचते हैं वो होते हैं ऑब्टेनिंग द ग्लोबल इक्वेशन या फिर असेंबली प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को असेंबल करेंगे सारे नोड्स के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, जिसके बाद हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर एप्लीकेशन पोर्शन। एक क्विक शॉर्टकट आपके लिए, अगर आपको इस बात में अगर कन्फ्यूज़न होता हो कि जब असेंबली करने की बारी आएगी तो हमें कितना बड़ा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है, अगर आपने लास्ट टाइम ध्यान दिया हो। सो एक 2x2 का मैट्रिक्स था हमारे पास जिसे हमने 3x3 में कन्वर्ट कर लिया था ताकि हम 3 वेरिएबल्स, 3 नोड्स को कंसिडर करके उसे सॉल्व करने वाले थे। यानी कि ग्लोबल इक्वेशन जो हमारा आया था एक्सियल बीम प्रॉब्लम के कंडीशन में, वो 3x3 का एक ग्लोबल इक्वेशन मैट्रिक्स था। तो हमें कितना बड़ा मैट्रिक्स बनाना चाहिए ये बात को हम कैसे पता कर सकते हैं। ये जो आंसर है ये डिपेंड करता है हमारे नोड्स पे। हमारे ईच नोड पे 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। हमने ऐसे 3 नोड्स को कंसिडर किया है। हमारा जो ग्लोबल इक्वेशन मैट्रिक्स बनेगा वो 6x6 का मैट्रिक्स बनेगा, और ये बात अभी हम जस्ट देखने ही वाले हैं। अभी आपका काम है कि ईच एलिमेंट्स पे आप असेंबली प्रोसेस लिखिए। आप एक असेंबली इक्वेशन जनरेट करके कोशिश कीजिए जो आपके पास स्टिफनेस इक्वेशन आ चुकी है उसकी मदद से। एलिमेंट 1 के लिए जो हमारा असेंबली इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, एंड सिमिलरली जो एलिमेंट 2 के लिए बनेगा। तो अब हमने दोनों एलिमेंट्स के लिए असेंबली एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब हमारा नेक्स्ट गोल जो है वो ये है कि हम लोग इन्हें कंबाइन करके एक ग्लोबल इक्वेशन जनरेट कर सकें। ग्लोबल इक्वेशन जनरेट करने के लिए क्या है कि लास्ट इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें बस ऐड करना है कंबाइन करके, और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ना है। लेट्स मूव टुवर्ड दिस ग्लोबल इक्वेशन नाउ। आई होप वो 2 इक्वेशंस को ऐड करके आपके पास एक गंदा सा ऐसा ग्लोबल सा इक्वेशन बन रहा होगा। तो अब हमारा क्या है ना कि ग्लोबल इक्वेशन जनरेट हो चुका है। हमने असेंबली प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिया अपना। अब हमारे पास ग्लोबल इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का एक छोटा सा स्टेप रह गया। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते ही हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी हमारी ऐसे कंडीशन में? वेरी सिंपल कि जो हमारे प्रॉब्लम गिवन थी उसमें जो हमारे ये 2 पॉइंट्स थे वो फिक्स्ड थे। इन 2 पॉइंट्स पे ना ही लीनियर कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, ना ही कोई वर्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। V1, θ1, V3 एंड θ3 जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। इस बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करना है हमें। कैसे कर सकते हैं? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का रूल ये बोलता है ना कि हम लोग अपनी इक्वेशन को इस तरीके से सॉर्ट कर लेना ताकि हम आराम से कैलकुलेशन कर सकें। अपने पास क्या क्या है? V1, θ1 इसको 0 करना है, एंड V3, θ3 इनको 0 करना है। क्या कर सकते हैं? अगर ध्यान दें हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करें, हम इन 2 इक्वेशन को टारगेट कर सकते हैं एंड इन 2 को टारगेट कर सकते हैं, एंड रेस्ट अदर थिंग्स आर अननोन टू अस, है ना। बस हम लोग इतना ही काम करेंगे अभी कि जस्ट हम लोग ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, EI/H3
24008 v2 थीटा 2 p0। तो अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते ही हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाती है ph3/24 जो कि हमारे पास सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ हमारे पास जो v2 की वैल्यू है वो आ जाएगी PL3/192 जो ph था, h को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया L/2 से, एंड लाइक थीटा 2 जो है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 आ जाएगा। सो ये जो हमारा प्रॉब्लम था ये था एक डायरेक्ट एफईएम अप्रोच। इसमें हमने किया क्या था ना, बेसिकली हमने इसमें रेदर देन ट्रेडिशनली सॉल्विंग एंड देन फाइंडिंग आर इक्वेशंस, हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया प्रॉब्लम के फिजिक्स को। लाइक आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस को यूज़ किया था, दैट वाज द फिजिकल पैरामीटर, दैट वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आवर बीम। सो हमने बीम के फिजिक्स को यूज़ किया था एक इक्वेशन जनरेट करने के लिए, एंड उस इक्वेशन को यूज़ करके हमने अपने अननोन पैरामीटर्स को कंप्यूट किया। उन अननोन पैरामीटर्स को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने अपने ग्लोबल इक्वेशंस को जनरेट किया, एंड देन ग्लोबल इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमने अपने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लिया। सो v2 वाज द डिस्प्लेसमेंट एट दिस पर्टिकुलर नोड। ओके, सो हमारा v2 एंड थीटा 2 हैज़ बीन कम कैलकुलेटेड। सो अब नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड कैन बी फॉरवर्डेड टू फॉर द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द पोस्ट प्रोसेसिंग। एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग अगेन लाइक हमने इसमें स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें अपना like stress, strain and other parameters can be calculated very easily using these parameters and these variables like which we have used in this at different nodes. Okay, तो like this was the problem of beam problem, और इसके थ्रू हमने डायरेक्ट एफईएम के अप्रोच को समझा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ़ दैट प्लीज़ गिव अस अ कमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपसे मिलेंगे एफईएम और एफडीएम, दैट इज़ फाइनाइट डिफरेंस मेथड। उसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस को समझने, लाइक हाउ ट्रेडिशनली थिंग्स वर वर्किंग। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।